नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बांदा की, जहां पर घटिया निर्माण की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर दुरेड़ी अंडरपास ब्रिज में साइड स्लैब धंस गया। हादसे के वक्त अंडरपास से गुजरने वाले राहगीरों ने इस भयानक दृश्य को कैद कर लिया। आप तस्वीर देखिए, कितना खतरनाक ये हो सकता था। अगर बदकिस्मती से कोई इसकी चपेट में आता तो उसकी मौत तय थी, क्योंकि पानी भरा हुआ है और पुल बंद होने से कई गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। लेकिन कोई इसकी जद में आ जाता तो उसकी जिंदगी से संपर्क टूट जाता। बांदा की तस्वीर है, जहां पर घटिया निर्माण की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर दुरेड़ी अंडरपास ब्रिज में साइड स्लैब धंस गया और हादसे के वक्त गनीमत की बात रही कि कोई गुजर नहीं रहा था। जो लोग गुजर रहे थे वो थोड़ी दूरी पर थे, जान बच गई और वीडियो बन गया। तो ये घटिया निर्माण की तस्वीर आपके सामने। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां पर रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों पर तेजाब से हमला कर दिया। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। आनन फानन में लोगों ने तीनों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर मां और बड़ी बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अलीगढ़ में एक बार फिर से एएमयू को लेकर विवाद हो गया है। एएमयू के यूनियन हॉल में लगी जिन्ना की तस्वीर हटाने के लिए खून से पत्र लिखा गया। पत्र लिखने वाले कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और फोटो न हटाए जाने पर विश्वविद्यालय में कूचकर खुद फोटो हटाने की बात कही है। तो एक बार फिर से जिन्ना की तस्वीर पर संग्राम छिड़ गया है। हमने खून से पत्र लिखा है और हम मांग करते हैं तो जो हाथ के टुकड़े करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की जो तस्वीर लगी है उसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाता तो अलीगढ़ का राष्ट्रवादी युवा वर्ग तस्वीर उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। और अलीगढ़ में एमयू के वीसी तारिक मंसूर पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष का एमयू वीसी पर गंभीर आरोप। वीसी पर कैंपस से उर्दू को खत्म करने का आरोप लगाया है। निबंध चर्चा को सिर्फ इंग्लिश में कराए जाने का आरोप लगाया और यहां पर उर्दू को खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये हमजा ने आरोप लगाया है। तो एक बार फिर से विवादों में है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी और उन पर ये आरोप मढ़ा गया है। जो अभी मौजूदा वाइस चांसलर ने अभी एक लेटर जारी किया जिसमें इंग्लिश ज़बान में एक कंपटीशन ऐसे कर रखा है। मैं इस वाइस चांसलर से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर हिंदुस्तान के 8वें शेड्यूल के अंदर 22 ज़बानों को रिकॉग्नाइज़ किया गया जिसमें हिंदी और उर्दू हैं। आपने उन दोनों ज़बानों को क्यों ख़त्म कर दिया? आज से पहले हमेशा से तीनों ज़बानों में ऐसे कंपटीशन होता आ रहा है। क्या आप हिंदुस्तान की संस्कृति के ख़िलाफ़ हैं? जहाँ तक कि आरोप की बात है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। जिसने भी लगाया है वो गलत लगाया है। और इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक कि उर्दू लैंग्वेज की बात है, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी ग्रेजुएशन में उर्दू जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। उर्दू की पढ़ाई, जो बुनियादी पढ़ाई लड़कों के है, वो उर्दू में एक पेपर होता बाकायदा, उसके नंबर भी आते हैं मार्कशीट के ऊपर। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार उनके भाई का वीडियो सामने आया है जिसमें इरफान सोलंकी का भाई रिजवान रेस्टोरेंट में मारपीट करते दिख रहा है। चकेरी इलाके में गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक और उनका भाई इस मामले को पारिवारिक बता रहे हैं, तो वहीं पुलिस जांच की बात कह रही है। वीडियो वायरल हो रहा है, वो मेरी सगी बुआ का लड़का है फैज़ और दूसरी बुआ का लड़का है, उसका नाम है सफ़ी। सगी बुआ है दोनों। तो उनका कोई झगड़ा हुआ होगा तो पता चला दोनों का। तो हमने रिजवान छोटे भाई को भेजा, हमने जाओ उनको बुला लाओ। साथ में मेरा गनर भी गया था। अच्छा, वो नहीं आ रहा होगा तो रिजवान बड़ा भाई है उसका, तो रिजवान ने कंटाप मार दिया। सिर्फ यही है और कोई हकीकत नहीं है इसके सिवा। सीसीटीवी फुटेज है, उसको देख के समझ में आ रहा था कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे थे, कुछ बहसबाजी हो रही थी। जब वहाँ पे स्थानीय जो सब इंस्पेक्टर है उनको ही भेजा गया, तो वहाँ के जो कर्मचारियों से बात की गई तो पता चला कि 2 व्यक्ति आपस में जो साले और जीजा थे, वो आपस में लड़ाई कर रहे थे और वहीं पे बहसबाजी। फिर वो घर चले गए और ना ही किसी प्रकार से वो चौकी पे गए, ना थाने पे, ना कोई सूचना अभी तक दी गई है। फिर भी हम लोग इसकी पूर्णतः जांच कर रहे हैं और अगर कोई हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सपा सांसद आजम खां को लखनऊ के मेदांता अस्पताल से वापस सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि 19 जुलाई को स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से आजम खां को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आजम खां की तबीयत ठीक होने के बाद डॉक्टर्स की टीम के साथ उन्हें वापस सीतापुर जेल लाया गया है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को फिर एक बार जिला कारागार लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारियों की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल से आजम खां को फिर से एक बार सीतापुर जिला कारागार लाया जा रहा है और ये एम्बुलेंस यूपी 32 BG 8128 इस पर आजम खां सवार हैं और ये जिला कारागार का सीधे गेट खुल चुका है। सीओ सिटी गेट पर मौजूद हैं और ये कारागार के अंदर आजम खां दाखिल हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि सीतापुर में जिला कारागार में आजम एंड फैमिली पिछले करीब 19 महीनों से बंद है, जिसमें से उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की रिहाई हो चुकी है। इसके अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला खान वो इसमें बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ज़मानत मिल चुकी है, फिर भी अभी चार्जशीटेड कर दिए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि आजम खां की सबसे पहले जो है 30 सितंबर को उनकी, इसके पहले अगर बात करें तो आजम खां की तबीयत इसी जिला कारागार में ख़राब हुई थी। 9 मई को यहाँ से वो भेजे गए थे मेदांता अस्पताल। 13 जुलाई को वो आए थे पुनः एक बार जिला कारागार में। इसके बाद फिर एक बार जब तबीयत खराब हुई 19 जुलाई को फिर से जिला कारागार से उन्हें लखनऊ भेजा गया और एक बार फिर अब वो आजम खां 10 सितंबर को इसी जिला कारागार में निरुद्ध कर दिए गए हैं और गेट से एसडीएम सदर अमित आजम खां साहब की मेदांता लखनऊ से छुट्टी कर दी गई है और वो वापस सीतापुर जेल ले जाए गए हैं पुलिस एस्कॉर्ट डॉक्टर के साथ। वो पूर्णतः स्वस्थ थे। 19 जुलाई को वो पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड सिंड्रोम जो होता है उससे ग्रसित होते हुए सांस की तकलीफ और अत्यधिक कमजोरी के कारण भर्ती हुए थे और इस दौरान ट्रीटमेंट के दौरान वो पूर्णतः स्वस्थ हुए और एक हफ्ते पहले उनको स्पुतनिक की फर्स्ट डोज भी दी गई। उधर कानपुर में सीएम योगी का मेट्रो को लेकर ड्रीम प्रोजेक्ट संकट में है। नगर निगम और मेडिकल कॉलेज के चलते अभी ये प्रोजेक्ट लटक सकता है। दरअसल नगर निगम और कानपुर मेडिकल कॉलेज ने यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया, जिससे साफ है कि ऐसा ही रहा तो 19 नवंबर को होने वाला कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन लटक सकता है। पिलर्स हैं, ज़्यादातर जगहों पे पिलर्स हमारे एरिया में गिन रहा है। इसके अलावा मेट्रो ने हमसे वादा किया था कि 3 जो गेट डिस्ट्रॉय किए थे वो गेट बनाए जाएंगे, जो अभी तक कहीं उन्होंने बनाने की बात नहीं की है। इसके अलावा मेट्रो के काम में ये भी आता है कि जिन एरिया में उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, जैसे हमारे यहाँ 250 पेड़ काटे गए, जिन पार्कों को डिस्ट्रॉय किया गया है उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए भी मैंने बात की है, जो अभी तक उनकी साइड से मुझे कुछ भी सांत्वना नहीं मिली है या उनकी साइड से कोई कंपनसेशन हमारे कॉलेज को नहीं मिला है। ये देखिए, ये हमारा जो मेट्रो वाले हैं यहाँ वो बिल्कुल मनमानी करते जा रहे हैं। यहाँ पर जिनकी झोपड़ी थी उनको बेगर किसी से पूछे, बेगर नगर निगम जल संस्थान के लोग रहते थे, लेकिन उनसे मतलब नहीं है। आप ये देखिए, पूरी सड़क पर जिनकी झोपड़ी थी उनको पक्का बना के दे रहे हैं और यहाँ के लोगों से पता चला और बता तो रहे हैं उनका काम। एक महिला बता रही गेट मैंने खरीद के दिया। तो ये कोई प्राइवेट काम तो है नहीं भाई। नगर निगम बैठा है, जल संस्थान बैठा है, हमारे प्रशासनिक लोग बैठे हैं, तो आप उनसे बात करिए, जिस हिसाब से हो तो बैठ करके बात हो। प्रदेश में माफिया, बाहुबली और अपराधियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन क्लीन को लेकर यूपी भाजपा ने एक वीडियो जारी किया है। ट्वीट के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि अपराधियों का योगी सरकार में सिर्फ एक ही सजा है और सोच ईमानदार, काम दमदार। हमने कहा जो कभी नहीं हुआ वही तो करने के लिए हम लोग आए हैं। जो लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे। इसकी शिनाख्त विजय के रूप में हुई है, जो कि थाना गगा का ही रहने वाला है और एक बालिका की इसने कुछ दिन पूर्व गोली मारकर हत्या की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी वोटों की किलेबंदी करने के साथ साथ अपनी छवि सुधारने में जुट गई है। इसी कड़ी में आज बसपा अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पार्टी से निकाल दिया।
मायावती ने आज ट्वीट करके ऐलान किया कि 2022 में बसपा मुख्तार अंसारी को मऊ से टिकट नहीं देगी। मायावती ने मुख्तार की जगह मऊ से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही भले ही मायावती का मुख्तार अंसारी से मोहभंग हो गया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तैयार करने में लगे असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी एआईएमएम ने मुख्तार अंसारी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। एआईएमआईएम ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी को मऊ से टिकट का ऑफर करते हुए उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। इसके पहले ओवैसी ने अपने यूपी दौरे के दौरान सुल्तानपुर में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को पार्टी में शामिल करवाया था और अब ओवैसी ने यूपी के एक और माफिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन एआईएमआईएम का कहना है कि अगर कोई शख्स सजायाफ्ता अपराधी नहीं है तो उसे पार्टी में शामिल करवाने में क्या बुराई है। का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो मुस्लिम एमएलए रहे हों, चाहे मुस्लिम एमपी रहे हों। जब ज़रूरत पड़ी बीएसपी ने मुख्तार का इस्तेमाल किया, उनकी ज़रूरत पूरी हो गई तो उन्होंने उठा करके फेंक दिया। मुख्तार अंसारी के ऊपर कौन सा मुकदमा साबित हो गया? अच्छा, इसके पहले वो अपराधी नहीं थे जब आपने टिकट दिया था उनको बीएसपी से? उनके भाई को आपने टिकट दिया तो इसके पहले वो अपराधी नहीं थे, उनके बेटे को आपने टिकट दिया। अगर मुख्तार अंसारी साहब ये चाहते हैं कि वो एमआईएम से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी हमारी बी फॉर्म देने को तैयार है। बरेली में आज भाजपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राहुल गांधी की वैष्णो देवी यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले मंदिरों में जाने से परहेज करने वाले भी अब अयोध्या और वैष्णो देवी जाने लगे हैं, जो एक अच्छी शुरुआत है। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पहले तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल अब हाशिए पर हैं। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि ऐसे दल सरकार में आते हैं तो उनका एजेंडा कुछ और होता है और जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो जाति और धर्म की बात करने लगते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कल से बूथ विजय अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेताओं के अलावा यूपी के बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। इस मौके पर कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल जुड़कर सीधा संवाद करेंगे और कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट के गुर बताएंगे। इसके बाद 13 सितंबर को लखनऊ में भाजपा मीडिया वर्कशॉप का भी आयोजन होगा, जिसमें यूपी के सभी प्रवक्ता और आईटी सेल के पदाधिकारी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ओबीसी वोटर्स को लामबंद करने के लिए पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। 14 सितंबर से सपा के ओबीसी सम्मेलन का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 20 सितंबर को खत्म होगा। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के कई जिलों में सामाजिक न्याय यात्रा भी निकालेगी और इस दौरान समाजवादी पार्टी निषाद वोटर्स को साधने के लिए 20 सितंबर को रायबरेली में 10 सुंदरी और पूर्व सपा सांसद फूलन देवी की मूर्ति का अनावरण भी करेगी, जिसकी अगुवाई सपा के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी राजपाल कश्यप करेंगे। अयोध्या की रामलीला यूं तो इस बार भी बिना दर्शकों के वर्चुअल होगी, लेकिन पिछले साल का रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगी। 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले रामलीला में बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री, अभिनेता शक्ति कपूर समेत कई बड़े कलाकार अलग अलग भूमिकाओं में नजर आएंगे। अयोध्या में 14 सितंबर को यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक रामलीला स्थल का भूमि पूजन करेंगे और इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद समेत कई बड़े चेहरे नजर आएंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आ रही हूँ भगवान श्री राम की पावन धरती पर अयोध्या की रामलीला में सीता का किरदार निभाने। अयोध्या की रामलीला जो विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है, तो देखना ना भूलिएगा। अयोध्या की रामलीला, मेरे प्रभु श्री राम की रामलीला। भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में होने वाली रामलीला, जो कि 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होने वाली है, उसमें मैं लंकापति दशानन रावण का किरदार करने आपके सामने आ रहा हूं। देखना ना भूलिएगा। और इस बार की दीपावली अयोध्या में बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसको लेकर भाजपा ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें कहा गया कि अयोध्या में इस बार की दीपावली पर 7.5 लाख दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा और नया कीर्तिमान बनाया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ सरकार भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन को लेकर बड़ा फैसला की है। सरकार ने मथुरा वृंदावन के 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। इसके साथ ही यहां पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के तहत मथुरा वृंदावन के कुल 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया गया है। कोरोना का खतरा कुछ कम होने के बाद स्कूल तो खुल गए, लेकिन कहीं स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं के पास किताबें नहीं तो कहीं इनके पास ड्रेस नहीं। वहीं कुछ जगहों पर किताबें मिल गईं तो बहुत देर से, और ये हालात सिर्फ गांव नहीं शहरों के सरकारी स्कूलों में भी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का खतरा कम हुआ तो विद्यालय खोल दिए गए, लेकिन कई विद्यालयों में स्टूडेंट्स अब भी बिना किताबों के। कुछ विद्यालयों में किताब मिली भी तो देर से, और कई विद्यालयों में स्टूडेंट्स के पास ड्रेस ही नहीं। ये 3 अलग अलग जगहों के 3 विद्यालयों की तस्वीरें हैं। कोरोना काल ने वैसे ही छात्र छात्राओं की पढ़ाई का बहुत नुकसान किया। अब जब कोरोना का खतरा कम हुआ और विद्यालय खोले गए तो स्टूडेंट्स के सामने अलग अलग परेशानियां हैं। किसी विद्यालय में बच्चे बिना किताबों के पढ़ने को मजबूर हैं, तो कहीं किताबें मिली भी तो बड़ी देर से, और कुछ विद्यालयों में तो स्टूडेंट्स के पास ड्रेस ही नहीं। ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक विद्यालय की तस्वीर है। जरा सोचिए, कोरोना के बाद तमाम सरकारी विद्यालय खुल तो गए, लेकिन शहर में ही तमाम विद्यालयों में बच्चों के पास किताबें ही नहीं, और जिनके पास किताबें हैं भी तो वो पुरानी है। तो फिर दूर दराज की जगहों के बारे में तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। सर जी, अभी मुझे बुक्स नहीं मिली हुई हैं। जो बच्चे पढ़ते थे हमारे बड़े क्लास के, उन लोगों से हमने बुक ली है, इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। हालांकि अधिकारियों की माने तो किताबों की सप्लाई कराई जा रही है। जनपद में जितनी किताबें प्राप्त होनी थी वो सारी किताबें प्राप्त हो गई हैं। सभी किताबों का सत्यापन होना था, सत्यापन का काम हम लोगों ने पूरा करा लिया है। बहुत तेज़ी से किताबें स्कूलों में पहुंचाई जा रही हैं। अधिकतर स्कूलों में किताबें पहुंच गई हैं, कुछ ही स्कूलों में शेष रह गई हैं। एक हफ्ते के अंदर हम लोग सारी किताबें सभी स्कूलों में पहुंचा दें। अब ये आगरा के एक विद्यालय की तस्वीर है। यहाँ भी कोरोना के कारण स्टूडेंट्स की पढ़ाई पहले से ही प्रभावित है। हालांकि इस विद्यालय में स्टूडेंट्स को किताबें तो मिल गईं, लेकिन शिक्षकों की माने तो ये किताबें स्टूडेंट्स को 10 सितंबर को मुहैया कराई। वहीं अगर ये किताबें अप्रैल में मिल जाती तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान कम होता। ये सत्र शुरू होता है 1 अप्रैल से, और चूंकि कोविड की वजह से शासन ने बच्चों को मना किया हुआ था कि प्राथमिक विद्यालय 1 सितंबर से खुलेंगे और जूनियर के 23 अगस्त से खुलेंगे। तो किताबें हमको आज 10 सितंबर को बच्चों की मिली हैं। उसमें भी कुछ किताबें शायद कक्षा 2 की मेरे ख्याल से आई भी नहीं है, मैंने अभी चेक किया है। जहां तक बात यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की, तो यहाँ करीब 1,59,000 विद्यालय हैं, जिसमें करीब 1 करोड़ 65 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और किताबों के लिए करीब 250 करोड़ रुपए का बजट है। वहीं अगर बात करें वाराणसी के प्राइमरी स्कूलों की, तो यहाँ की समस्या भी कुछ कम नहीं। यहाँ स्कूल तो खुल गए, लेकिन कई स्टूडेंट्स बिना ड्रेस के नजर आए। उन्होंने क्या कहा, खुद उन्हीं से सुन लीजिए। घरेलू पोशाक क्यों पहन के आ रहे हो? ड्रेस नहीं है? नहीं। क्यों? नहीं मिला है। अभी नहीं मिला? नहीं। वहीं जब यहाँ के शिक्षकों से इस बारे में सवाल हुआ तो उनका क्या कहना है, उस पर भी गौर कीजिए। सर, ये तो हमने पेपर में जो पढ़ा है कि हमारे बच्चों को इस साल जो है इनके खाते में पैसा जाएगा निःशुल्क ड्रेस, जूता, मोजा का और बैग का। इसी की वजह से अभी रुका हुआ हमें लग रहा है। बहरहाल कोरोना के कारण स्टूडेंट्स की पढ़ाई का पहले से ही काफ़ी नुकसान हो चुका है। ऐसे में अब विद्यालय खुल गए हैं तो यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए किताबों से लेकर ड्रेस और दूसरी चीज़ों की व्यवस्था जल्द से जल्द होनी चाहिए। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, आगरा से नितिन उपाध्याय और वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। बात करते हैं यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की, जिनकी अस्थियां आज प्रयागराज में संगम में विसर्जित की गई। इस दौरान उनके परिवार के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा नेता और आम जनता भी मौजूद रही। वहीं अस्थि विसर्जन से पहले संगम तट पर श्रद्धांजलि सभा भी हुई, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी समेत कई बड़ी नेता शामिल हुए।
दिवंगत कल्याण सिंह का अस्थि कलश उनके बेटे सांसद राजवीर सिंह परिवार के तमाम सदस्यों के साथ लेकर प्रयागराज पहुंचे थे और वहां पर यह अस्थि विसर्जन किया गया। गंगा मैया के पावन तट पर सभी वरिष्ठ जनों के मौजूदगी बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यद्यपि वह मनुष्य के रूप में धरती पर जरूर आए, लेकिन जो कहते हैं कुछ लोग देव पुरुष होते हैं, उस विशिष्ट श्रेणी के लोगों में से बाबूजी का स्थान है।